सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वह गांव हरियाली से भरा हुआ था। उस गांव में रवि नाम का एक किसान रहता था। रवि बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। रवि के पास ज्यादा बड़ा खेत तो नहीं थी, मगर उसके पास जो भी था वह उसी खेत में मेहनत करके अपना घर परिवार चलाता था। अरे भाग्यवान, मेरा खेत जाने का समय हो रहा है, तो मुझे जल्दी से खाना दे दो। जी, मैं आपके लिए तुरंत खाना लगा देती हूँ, मगर सुनिए जी, आप थोड़ा जल्दी आइएगा क्योंकि मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। ठीक है भाग्यवान। रवि खेत में काम करते समय जमींदार जी के नौकर वहाँ आते हैं और रवि को कहते हैं कि अरे रवि भैया, आपको आज जमींदार जी ने बुलाया है। ठीक है रघु, मैं काम खत्म करने के बाद शाम को आता हूँ। रवि खेत में काम खत्म करने के बाद अपनी पत्नी के साथ बाजार में कुछ राशन पानी खरीद कर घर आ रहे होते हैं। तभी उसकी पत्नी रवि को कहती है कि आप इतना जल्दी में क्यों हो? आप तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे कि आपको किसी खास जगह पर जाना है। भाग्यवान, मुझे आज खास जगह पर जाना ही है। आज मुझे जमींदार जी ने अपने घर पर बुलाया है। क्या आपको जमींदार जी ने बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया है जो उन्होंने आपको बुलाया है? पता नहीं भाग्यवान, खेत पर काम करते समय रघु आया था और बोला कि आपको जमींदार साहब ने बुलाया है। अब तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। रवि और उसकी पत्नी दोनों बाजार से घर लौट आते हैं। भाग्यवान, मैं अब जमींदार जी से मिलकर आता हूँ। सुनिए जी, जमींदार जी से मिलकर आप जल्दी ही घर लौट आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना कहकर रवि घर से चला जाता है। आओ आओ रवि, और कहो सब कैसा चल रहा है? मलिक, हम जैसे गरीब किसान का हाल कैसा रहेगा? बस अपने खेत में खेती करके 2 वक्त की रोटी मिल जाता है। मालिक, बस इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूँ कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उपज हो ताकि अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन भी रख सकूं। अरे रवि, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरा कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं अपने खेत में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और देना या ना देना सब ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। हाँ रवि, तुम सच में बहुत मेहनती हो। अरे, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल गया। क्या बात है मालिक, कहिए ना। अरे रवि, तुम्हारे खेत के पास मेरा जमीन है। मैं सोच रहा था कि उस जमीन पर तुम खेती करो और जो फसल होगी उसमें से तुम मुझे आधा हिस्सा दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर खेती करूंगा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से यह तोहफा है। तुम अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ और ज्यादा धन रख सको। इतना कहकर रवि वहाँ से अपने घर चला जाता है। अरे वो भाग्यवान, कहाँ हो, जरा सुनो तो। क्या हुआ जी? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई खास बात है क्या? मैं एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जमींदार साहब ने मुझे अपनी जमीन खेती के लिए दी है और जमींदार साहब कहा कि उस खेत से जितना फसल होगा उसमें से आधा हिस्सा तुम रख लेना और आधा हिस्सा मुझे दे देना। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे और हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाएंगे। अगले दिन रवि हल लेकर घर से जल्दी निकल जाता है और अपने और जमींदार जी के खेतों में हल चलाने लग जाता है। रवि खेत में काम करते करते थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। तभी उसकी पड़ोसी आती है और रवि को कहता है कि अरे रवि, तुम जमींदार की खेतों में खेती कर रहे हो। तुमको किसने कहा खेती करने के लिए? अरे भैया,
मैं अपने मन से यहाँ पर खेती नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो जमींदार जी ने कहा है खेती करने के लिए। अच्छा ठीक है रवि, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। रवि खेत में काम करके घर लौट जाता है और उनकी पत्नी बोलती है कि आज इतनी देर कैसे हो गई? सुनिए जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर समय पर आ जाया कीजिए, मगर आप हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और समय पर घर पर नहीं आते। अरे भाग्यवान, अब सिर्फ मेरा खेत थोड़े हैं, जमींदार जी के खेतों में भी तो खेती करना है, इसलिए खेत जोतने में देर हो गई। अच्छा ठीक है, चलिए अब खाना खा लीजिए। रोज रोज ऐसे देर तक खेत में काम करिएगा तो बीमार हो सकते हो। जीवन में आराम भी करना जरूरी है। ए भाग्यवान, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अगर मुझे दिन रात मेहनत करने पड़े तो मैं वह भी कर सकता हूँ। पूरा परिवार मिलकर खाना खा लेते हैं और खाकर सो जाते हैं। रवि दिन रात मेहनत करके बहुत ही कम समय में अच्छी फसल उगा लेता है और रवि के पड़ोसी राजू को यह सब देखकर बहुत जलन होती है। सुनिए जी, क्या आप जानते हैं रवि को जमींदार साहब ने अपनी जमीन खेती के लिए दी है? हाँ, मैंने रवि को कुछ दिन पहले पूछा तो उसने बताया था। रवि तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था, अब तो वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, सच कहूँ तो मुझे भी उसकी खुशी देखी नहीं जाती। हर बार हर चीज रवि के ही किस्मत में क्यों आता है? जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए, तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसी समय हम कोई कदम उठाएंगे। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो, मगर रवि बहुत ही तेज इंसान है। उसे धोखा देना इतना आसान बात नहीं है। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। सब पता है जी, आप चिंता मत करो। जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल पककर तैयार होगी। तब देखना हम रवि को कैसे सबक सिखाते हैं। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, समय आने दो। रवि अपने खेतों में जी जान लगाकर मेहनत करता है। उसकी मेहनत का पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रवि की फसल पककर तैयार हो जाता है। सुनिए जी, रवि की फसल पककर तैयार हो गई है। यही सही समय है, हमें कोई ना कोई कदम उठाना होगा। अरे हाँ भाग्यवान, इस बार तो उसे हमें अच्छा सबक सिखाना होगा, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसकी फसल को कैसे बर्बाद करें। सुनिए जी, आप रात के समय रवि के फसलों में आग लगा दीजिएगा, जिससे उसकी फसल पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगी। फसल के बर्बाद होने का नुकसान रवि सह नहीं पाएगा और जमींदार को मजबूरन उसका खेत लेना पड़ेगा। यही मौका है। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल बर्बाद करके ही आऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे ऐसा करते किसी ने देख लिया तो? नहीं जी, आप रास्ते में बीड़ी पीते पीते जाएगा और बीड़ी को खेत में फेंक दीजिएगा और वहां से आप सीधे घर लौट आएगा। रात के समय रवि माला को बोलता है कि अरे भाग्यवान, कल तुम मेरे साथ फसल काटने के लिए जाना। अच्छा ठीक है जी, अब सो जाइए। रात के समय राजू घर से निकलते हैं और सीधे खेत की ओर जाता है। खेत में बीड़ी को फेंक देता है और खेत में आग लग जाती है। तभी राजू वहां से सीधे घर चले आते हैं, जिससे रवि की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब सुबह में रवि और उसकी पत्नी माला दोनों खेत पर जाते हैं और वहां जाकर देखता है
कि खेत में फसल जलकर राख हो गई है। देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई है, हमारे सपने भी टूट गए हैं। इस फसल को उगाने के लिए मैंने ना दिन देखा ना रात, और वह एक झटके में ही सब जलकर राख हो गया। रवि अपनी फसल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वह अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तब रवि की पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। जिसने भी यह किया है उसने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। माला, हमारी फसल का इस तरह से फसल जलना कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने आग लगाया होगा। कोई हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है, मगर साजिश करने वाला यह नहीं भूले कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, उसको एक ना एक दिन अपनी करने की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद रवि के घर जमींदार आता है और रवि को कहता है कि सुनो रवि, मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी जमीन तुम्हें खेती करने के लिए दी थी, तो अब मुझे आधे पैसे दे दो। मेरे घर में जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात मेहनत करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसे पूरी तरह से आग लगाकर बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। देखो रवि, ये सारी बहानेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन दी थी, और अब तुम पैसे देने का समय आया तो झूठ बोल रहे हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं कोई बहानाबाजी नहीं कर रहा हूँ। मालिक, मैं तो खुद अपने बेटी की शादी के लिए सपना देख रहा था, मगर मेरे सारे सपने टूट गए। देखो रवि, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत भी भूल जाओ। मैं तुम्हारे घर और जमीन भी अपने कब्जे में मैं ले लूंगा। जमींदार ने रवि का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। रवि बेघर हो जाता है और बहुत ही उदासी से कहता है, अब घर और पैसा कुछ भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूंगा भाग्यवान? चलिए जी, कुछ दिन के लिए मायके चले जाते हैं और वहां जाकर कुछ उपाय जरूर ढूंढेंगे। वे तीनों माला की मायके की ओर निकल जाते हैं। अरे रवि बेटा, कैसे हो और यहाँ कैसे आना हुआ? बड़ी खुशी हुई तुम लोगों को यहाँ देखकर। पिताजी, हमारे नसीब में अब खुशी कहाँ है? मैं यहाँ मुसीबत का मारा हुआ आया हूँ। हमने अपना गांव छोड़ दिया है। उस गांव में अब मेरा कुछ भी नहीं बचा है। मेरे इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई, और जमींदार जी ने मेरा जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पास अब रहने का ठिकाना तक नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। रवि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ चले आए। अब से तुम यहीं पर रहो, और मेरा जमीन पर अभी तो खेती भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर खेती भी करो। और ये लो, कुछ पैसा रख लो। तुम्हें उन पैसों की बहुत जरूरत है, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। पिताजी, अपने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा? अरे रवि, तुम भी तो मेरा बेटा जैसा हो। पिताजी, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। जब सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया, तब आपने हमें सहारा दिया। मैं और मेरा परिवार आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रवि ससुराल में अब वो खेती करता है, और रवि के पिता ने जो पैसा दिया था, उस पैसों से माला ने घर पर ही सिलाई का काम अब करती है। रवि और माला अब दिन रात मेहनत करता है, और कुछ ही दिनों में खेती करके बहुत सारा पैसा कमा लेता है। एक दिन रवि को अपने गांव की बहुत याद आती है, और वह अपनी पत्नी से कहता है,
माला, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। शहर में तो भागदौड़ की जिंदगी है, मगर हमारे गांव में एक अलग ही सुकून है। मुझे मेरे खेत की मिट्टी और गांव का वाह अपनापन और मेरे खेत खलिहान सब बहुत याद आते हैं। अब तो हमारे पास पैसा भी है, तो हम जमींदार जी से अपनी पुश्तैनी जमीन वापस ले सकते हैं और हम एक नया घर भी बनाएंगे। ऐसा घर जहां उसके घर का हर कोना हमारे सपनों से भरा होगा। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि हम गांव में जाकर ही रहे तो हम वहीं जाकर रहेंगे। वैसे भी वहां अलग ही सुकून है। रवि उसके पिता को बोलकर अपना गांव लौट आता है। वहीं दूसरी ओर रवि के पड़ोसियों की बहुत ही बुरी हालत थी। वह बहुत ही गरीब हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था और उन्हें बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके मन में बहुत ही पछतावा था। वह रवि से मिलकर माफी मांगना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि रवि गांव में वापस लौट आया है, तब वह रवि के घर जाते हैं। रवि भाई, हमें माफ कर दो। मैं ही वह था जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। तुम्हारे बढ़ते कदम में रोकना चाहता था। जलन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, पर आज मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूं। रवि, मेरी आत्मा हर दिन मुझे इस गुनाह के लिए कोसती है। इसीलिए रवि भाई, मुझे माफ कर दो। तो वह तुम थे जिसने हमसे हमारा घर, हमारी खुशियां सब कुछ छीन ली थीं। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा, और ऊपर वाला सब देखता है। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता। तुम अपनी गलती मान चुके हो और अपने की पर पछता रहे हो, इसलिए माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि एक दिन सबको उसी के पास जाना है और हम सबके गुनाहों को माफी देने वाला वही है। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम घर जाकर ऊपर वाले से भी माफी मांग लेना, वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अब रवि जमींदार से अपने खेत और घर भी छुड़वा लेता है और वह खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।